हेलो बच्चों। ट्रेंडिंग ट्यूटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम जेई मेंस और नीट की तैयारी करने वाले हैं। आज हमारा फिजिक्स का सेशन है। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, प्रैक्टिस सेशन की हम बात कर रहे हैं। और इन प्रैक्टिस सेशन में क्या होगा, इसमें सिर्फ हम रैंडम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं आपके पूरे के पूरे फिजिक्स के सिलेबस से। और यहीं से हम उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी हमारा कॉन्सेप्ट होगा हम उनको भी सीखें। ठीक है। तो स्ट्रिक्टली मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये छोटी वीडियोस आएंगी, इसमें पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर्ड होगा। तो जो बच्चे सीरियस हैं, जेई मेंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वही इस वीडियो को देखना। अगर आपको अभी वो कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं है तो इसको सेव कर लेना इस वीडियो को। मीन्स यहाँ पे जैसे लिखा भी हुआ है हमने कि सेव एंड वॉच लेटर में इसको आप डाल लेना अपने फोल्डर में। ठीक है। और प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखोगे। ठीक है। और ऐसे ही अब से वन शॉट भी आपके पूरे के पूरे आ रहे हैं जिसमें आपका पूरा चैप्टर पूरे डिटेल में कवर किया जाएगा। तो उसको भी आप पूरा देखो ताकि आपका जेई मेंस और नीट की तैयारी हो सके। तो स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ, सीरियस स्टूडेंट है, अगर आपका ध्यान नहीं है, आप मज़े के लिए आए हो, तो इस वीडियो को आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हो। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे। और इन प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको बता रहा हूँ, हम 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ऐसे ही लगाने वाले हैं। लेकिन हाँ, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है और कहाँ पे है। अब जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन है। तो थर्मोडायनेमिक्स अब आपकी रिवाइज है या नहीं, आप इसको देख लो। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ, अगर रैंडम क्वेश्चन आता है मेरे सामने तो मेरी तैयारी कितनी। तो चलिए, मैच द लिस्ट का कॉलम है, जेई मेंस 2025 का ये क्वेश्चन है, शिफ्ट आप देख लेना। आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी होती है सर? आइसोथर्मल प्रोसेस होती हैं जिनका डेल्टा टी क्या होगा, ज़ीरो होगा। मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है। टेम्परेचर इसमें क्या रहता है सर? कांस्टेंट रहता है। ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मीनिंग क्या है भैया? टेम्परेचर कांस्टेंट का मीनिंग है डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होगा। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? तो एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत सडन प्रोसेस होती हैं जिसमें हीट एक्सचेंज के लिए टाइम नहीं मिलता। और हीट एक्सचेंज नहीं होती, उसी को हम क्या कहते हैं कि डेल्टा क्यू हमारा क्या है, ज़ीरो है। ठीक है। बहुत सडन प्रोसेस, जैसे टायर फट जाता है ना, ट्रक का एकदम टायर फटा, वो क्या है? बहुत सडन प्रोसेस है। बैलून फट जाता है, वो क्या है? बहुत सडन प्रोसेस है। ठीक है। ये जो सडन प्रोसेसेस होती हैं इन्हें एडियाबैटिक प्रोसेस हम बोलते हैं। आइसोबारिक। आइसोबारिक क्या होगा? डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा सर, है ना। प्रेशर हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और डी क्या है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में डेल्टा वी वॉल्यूम हमारी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। मींस डेल्टा वी हमारा क्या रहेगा? ज़ीरो रहेगा। तो चारों प्रोसेस आपको समझ आ गई हैं कौन कौन सी। अब इसमें मैच कर लेते हैं। अब ये कह रहे हैं, एक यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन हमें ज़ीरो दिया हुआ है। अब सिंपल सी बात है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर किसी बच्चे को वैसे तो डायरेक्ट भी याद हो सकता है, नहीं तो हमें पता है वर्क डन क्या होता है, पी डी वी। और अगर डी वी की वैल्यू ज़ीरो है, देखो अब प्रेशर की वैल्यू ज़ीरो मत करना। अब ये सोचो कि आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर ज़ीरो है। प्रेशर ज़ीरो नहीं है, डेल्टा पी ज़ीरो है। प्रेशर कांस्टेंट होता है आइसोबारिक में। और डी वी मीन्स डेल्टा वी ज़ीरो होती है किसमें? आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ये मेरे बच्चों को वैसे भी याद होगी, है ना। तो आइसोकोरिक के लिए वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है, हो गई। नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस अभी हमने देख ही लिया कि हमारा क्या रहेगा? डेल्टा क्यू ज़ीरो रहेगा। तो ये दो ऑप्शन, जैसे बी टू, बी का टू के साथ, ए का मतलब सी का वन के साथ, और बी का टू के साथ, सी वन बी टू, एक ऑप्शन ये आ रहा है। ठीक है। सी वन बी टू में नहीं आ रहा है, काट दो। सी वन बी टू इसमें भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ये भी काट दो। और सी वन और बी टू इसमें भी नहीं आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन वैसे भी आ गया। ठीक है। ऑप्शन तो आप एक दो आंसर से निकाल सकते हो, पूरा आपको मैच करने की ज़रूरत नहीं है।
अब यहाँ पे मैं थर्ड ऑप्शन आपको बताता हूँ, डेल्टा यू ज़ीरो लिखा हुआ है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे ज़ीरो होगी। और ऑप्शन नंबर फोर, अच्छा यहाँ पे नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ये थोड़ा सा ध्यान से, डेल्टा यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है और यहाँ पे डेल्टा यू क्या है, ज़ीरो है। अब डेल्टा यू सर ज़ीरो किसके लिए होगा, इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें डेल्टा यू ज़ीरो होगा, है ना? क्लियर है? मेरे को यहाँ पे ए ऑप्शन में गड़बड़ लग रही है भाई, पी का टू के साथ और ई आईसो बारीक कर दिया, डी का आना है वन के साथ, क्योंकि अगर ये देखें अभी मिस्टेक हो जाती तो ये हमारा ऑप्शन नहीं, ठीक है। डी का वन के साथ है, डी का वन के साथ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नंबर सी है हमारा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से चलो मैं आपको डेल्टा यू जब बता रहा था उसमें हमारी करेक्शन होगी। डेल्टा यू ज़ीरो का मतलब भैया इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, और इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसके कारण चेंज होती है, टेम्परेचर के कारण। हमने पढ़ा हुआ है जो इंटरनल एनर्जी है, यू इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करेगा तो आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी। अब अगर टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, डेल्टा टी ज़ीरो है, तो डेल्टा यू भी क्या होगा बेटा, ज़ीरो होगा। तो ये मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू ज़ीरो जो लिखा हुआ है, ये आपका आइसोथर्मल के कारण लिखा है, ठीक है। ये किसके कारण है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कौन सा है, ए का फोर के साथ होगा, देखो, ठीक है। ये भी बढ़िया था कि आपको डेल्टा यू भी पहचानना है कि डेल्टा यू किसके कारण ज़ीरो है। ओके, चलो आई होप आपका ये क्वेश्चन ठीक होगा और आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर टू, अगेन जेई मेंस 2025। आज का हमारा जो सेशन है 2025 के ही क्वेश्चन है जो आपको लगा लेने चाहिए थे अभी तक, है ना। चलो, एक पार्टिकल दिया हुआ है सब्जेक्टेड टू टू, मतलब एक पार्टिकल है उसके दो ऐसे चम हो रहे हैं, एक रूट सेवन साइन ओमेगा टी, ये सी एम सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। ये उसकी एक्स क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा है उसका टू रूट सेवन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय थ्री, मतलब दो जो उसके एस एच एम हो रहे हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि पाई बाय थ्री का फेज डिफरेंस है, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमसे पूछिए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होती है, ए ओमेगा स्क्वेयर, है ना। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होती है, ए ओमेगा स्क्वेयर। अब ओमेगा तो यहाँ पे देखो, एक्स वन में रूट सेवन साइन फाइव टी, अगर इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, एक्स इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, फाइव आ रही है। ओमेगा की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, फाइव आ रही है। अब एम्पलीट्यूड की बात करें तो एक में एम्पलीट्यूड है रूट सेवन और एक में एम्पलीट्यूड है टू रूट सेवन। अब ये जो दो एस एच एम हैं, इनमें इस इक्वेशन से पता लग रहा है कि ये पाई बाय थ्री का फेज डिफरेंस है, मतलब जो टू रूट सेवन वाला है वो 60 डिग्री आगे है। मीन्स इसको अगर मैं फेजर से बनाऊं, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टिकल दो एस एच एम में जा रहा है तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लेना पड़ेगा। यहाँ क्या लेना पड़ेगा बेटा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात होगी। देखो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होगा ए ओमेगा स्क्वेयर, ए जो आएगा ये रिजल्टेंट आएगा, और ओमेगा की वैल्यू फाइव आ चुकी है, क्लियर। अब रिजल्टेंट निकाल लेते हैं हम, दो वेक्टर्स हैं, फेजर आपने पढ़ा होगा कि एम्पलीट्यूड को हम वेक्टर मानते हैं, है ना। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड रूट सेवन है और एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड टू रूट सेवन है, और वो आपस में कितने डिग्री पे हैं, 60 डिग्री में है। सर आपको कैसे पता चला 60 डिग्री पे हैं, बेटा ये पाई बाय थ्री दिया हुआ है, ये फेज डिफरेंस है कि दोनों अलग अलग फेज में हैं, सेम फेज में नहीं है। और जो टू रूट सेवन वाला है वो रूट सेवन वाले से 60 डिग्री आगे है, ठीक है, 60 डिग्री आगे है। तो यहाँ से हमारे पास इसको सोल्व करोगे, इसका जो रिजल्टेंट होगा
इसका हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? तो जैसे वेक्टर करते हैं सिंपल, अब तो वेक्टर की कहानी है। √7 का स्क्वायर प्लस 2√7 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × √7 टू 2√7 cos 60 को सोल्व करोगे, ये 7 प्लस 4 × 7 28 प्लस 28 1/2, 35 प्लस 14 49, 49 ही आएगा ये, और ये आ गया 7। तो यहाँ पे रिजल्टेंट एप्लीट्यूड हमारा 7 × 120, सॉरी 7 × 25, 7 × 25 विच बिकम्स 175। कितना आ जाएगा? 175। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पे ये x की वैल्यू इन्होंने पूछी हुई थी, इन्होंने एक्सेलरेशन दी हुई है 170, मतलब x × 10⁻²। अब वो जो -2 है बेटा वो सेंटीमीटर, देखो डिस्प्लेसमेंट आपकी सेंटीमीटर में है और आंसर आपका मीटर में है। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये आया हुआ है 10⁻²। यहाँ पे क्लियर? बढ़िया, ये क्वेश्चन भी आपका इजीली सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का ही है। ठीक है, सॉरी 2023 का कह रहा हूँ, 2025 का ही है। टू स्ट्रिंग विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, स्ट्रिंग्स दी हुई है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, सेम मटेरियल है। ठीक है, सेम मटेरियल की बनी हुई है, मींस इसका मतलब क्या है, दोनों की डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। आर स्ट्रेच टू सेम अमाउंट ऑफ टेंशन, टेंशन भी सेम है। A transverse wave is then made to pass through both of the string. The velocity of the wave in the first string having radius r is v1। एक स्ट्रिंग है जिसकी रेडियस r है। ठीक है, मीन्स इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। एक स्ट्रिंग है जिसकी रेडियस r है, जिसमें वेलोसिटी है v1। अदर स्ट्रिंग हैविंग रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन r/2। एक सा फिर क्या कर देते हैं, और एक स्ट्रिंग दूसरी है कि रेडियस r/2 है, उसमें वेलोसिटी है हमारी v2। तो v2/v1 हमें बताना है। अब देखो वेलोसिटी इन स्ट्रिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका यूज हो रहा है, क्या है? वेलोसिटी इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जब वेव चलती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है बेटा? √T/μ। ठीक है, यहाँ पे T हमारा होता है टेंशन, म्यू हमारी होती है मास पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे मास और लेंथ नहीं दी हुई है, वहाँ पे इन्होंने एरिया की बात की हुई है। सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब सेम क्रॉस सेक्शन नहीं है, एक की रेडियस r है, एक की रेडियस r/2 है। यहाँ पे म्यू की एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, डेंसिटी इनटू एरिया। अब डेंसिटी सेम है क्योंकि सेम मटेरियल यहाँ पे बोला हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे v1, अगर मैं v1 लिखता हूँ तो T/रो, रो सेम है, एरिया, एरिया क्या हो जाएगा? πr² क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। और मैं v2 लिखता हूँ तो √T/रो, रो सेम रहेगी, π × r/2 का स्क्वायर होगा, विच बिकम्स 4T/रो πr² का अंडर रूट। तो v1 और v2 की वैल्यू मेरे पास आ गई। हमें क्या निकालना है? v2/v1। v2/v1 हमारे पास कितना था? v2 की वैल्यू 4T/रो πr²। यहाँ पे एक v1 T/रो πr², तो T/रो πr², T/रो πr² कैंसिल हो गया। √4/√1 विच बिकम्स 2:1। का आंसर क्या आएगा? 2:1। तो मीन्स यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
तो रेशो वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, मतलब हर एक चैप्टर जो होगा ना उसमें रेशो वाले क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, ध्यान रखना इस। ठीक है, यही मेंस में आपके रेशो वाले क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा वेटेज है, बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक, चलो। अब ये ना रैंडम प्रैक्टिस आपकी हो जाती है, जैसे पहला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से आया, दूसरा क्वेश्चन ओसिलेशन एसएचएम से आ गया, तीसरा वेव से आ गया। अब ये क्या है, ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन लग रहा है ना, ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आ गया। ऐसे आपका रैंडम माइंड शिफ्ट करना चाहिए एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट पे, तभी बेटा आपको पता लगेगा कि आप कितना कर पा रहे हो। चलो 4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, देखते हैं किसका आंसर ठीक आता है। तो चलो इस क्वेश्चन को भी रीड करते हैं और जल्दी से इसको सोल्व कर लेते हैं। टू बॉल्स, सेम मास एंड इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है जी, दो बॉल हैं जिनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, ठीक है, मास भी सेम है, आर प्रोजेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स इन अ सच अ वे दैट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द फर्स्ट बॉल इज 8 टाइम्स हायर देन द सेकंड बॉल। T1 एंड T2 आर द फ्लाइंग टाइम्स फॉर द फर्स्ट एंड द सेकंड बॉल रिस्पेक्टिवली। रेशो निकालनी है, वही मैं कह रहा हूँ, रेशो वाले क्वेश्चन मतलब आप निकाल के देखो, उठा के देखो, आप पूरी MCQ की आपकी जो बुक आती है उसमें रेशो वाले क्वेश्चन कितने हैं जेई मेंस के। तो रेशो वाले क्वेश्चंस के लिए ना आपको फॉर्मूला वगैरह सारे ध्यान देने चाहिए। चलो, हाइट, मैक्सिमम हाइट दे रखी है वन की इज 8 टाइम्स द एच मैक्स ऑफ 2। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है सर यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। अब इनिशियल वेलोसिटी सेम है, जी सेम रहेगा, लेकिन अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट करें हैं, तो एक के लिए हम थीटा 1 ले लेते हैं और दूसरे के लिए आ जाएगा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा 2/2g। ये तो चलो हमने फॉर्मूला लगा दिया। हमें तो रेशो बतानी है T1 और T2 की, T1 एंड T2 आर फाइंड रेशो ऑफ T1 एंड T2। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? T1/T2 अगर मैं निकालता हूँ, टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जनरल फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई जी, है ना। 2u साइन थीटा 1/g अपॉन 2u साइन थीटा 2/g। तो यहाँ से ये कैंसिल, 2u से 2u कैंसिल, मतलब हमें चाहिए साइन थीटा 1/sin θ 2। T1 T2 की रेशो के बराबर आएगी sin θ 1 अपॉन sin θ 2। तो sin θ 1 sin θ 2 हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें निकालना है sin θ 1 अपॉन sin θ 2। यहाँ से स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर रूट कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 2√2। तो यहाँ पे भी आंसर कितना आ गया 2√2:2। तो ऑप्शन नंबर अगेन सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको मज़ा आया 4 क्वेश्चन करके, और ये 5th क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क दे जाता हूँ। का कमेंट करना अपने कमेंट सेक्शन में कि किसका आंसर ठीक आया है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ये भी 2025 का ही है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, और यहाँ से आपकी बैक टेस्टिंग होती रहेगी कि जितनी आपने रिवीजन की है वो आपकी फ्रूटफुल भी है या नहीं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच।